नमस्कार बच्चों, बीडीएन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। पीछे की क्लास में हमने कुछ अलंकार जो है उनका अध्ययन किया था, अलंकार के प्रकार का अध्ययन किया था, अलंकार की परिभाषा की थी हमने। और आज हम उससे संबंधित अलग अलंकार जो है, उससे आगे वाला अलंकार जो उसका अध्ययन करते हैं। उसके बाद अपना बचा हुआ अलंकार जो है वो है विरोधाभास। विरोध प्लस आभास, अर्थात जहां विरोध का आभास हो, केवल आभास होना है। विरोध का केवल हमें आभास होता है, वास्तविक नहीं होता है, लेकिन केवल उसका आभास होना, जैसे नाम से संबंधित है विरोध प्लस आभास। आभास होना विरोध का, केवल विरोध जो है उस विरोध का हमें केवल आभास होना। विरोध का आभास हो जहां पर होगा, कोई चीज वास्तविक ना होकर उस पर केवल हमें विरोध का केवल आभास होता है, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। जहां वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास होना। परिभाषा लिखेंगे हम, जहां वास्तविक विरोध न हो, जहां वास्तविक विरोध न हो, केवल उसका क्या हो, हमें वास्तविक विरोध न होते हुए भी क्या हो, विरोध का आभास हो। विरोध का आभास, वहां कौन सा अलंकार होगा? वहां पर विरोधाभास अलंकार होगा। वहां विरोधाभास अलंकार, ठीक है। विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास होना, ठीक है। विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास होना। जैसे कि एक उदाहरण हम देखते हैं, कौन, जैसे या अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू होए। जैसे कि पहले देखेंगे उदाहरण, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ठीक है। या अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू होए, त्यों त्यों उजलू होए, ठीक है। हो गए। अब देखिए, इसमें विरोधाभास हो रहा है। या अनुरागी चित्त की गति समझे न कोई, कि प्रेम की जो गति है, ठीक है, उसको कोई भी समझ नहीं सकता है। जो जो बूढ़े श्याम रंग, जितना ये श्याम रंग में डूबता जाता है, त्यों त्यों उज्जवल उजलू होए, उतना ही उज्जवल होता जाता है। अब ये बताइए कि श्याम रंग में तो डूब रहा है, अर्थात काले रंग में डूब रहा है, और उज्जवल हो रहा है। काले रंग में डूबना और उज्जवल होना विरोध प्रकट कर रहे हैं, विरोधाभास हो रहा है।
जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए, यहाँ पर वास्तविक विरोध नहीं है, सीधा विरोध नहीं है, किसी भी चीज़ का सीधा विरोध नहीं किया गया है। लेकिन जो जो बूढ़े श्याम रंग, बूढ़े होता है डूबना, जितना ये श्याम रंग में डूबता जाता है, काले रंग में डूबता जाता है, उतना उज्जवल होता जाता है। तो यहाँ पर वास्तविक विरोध न करते हुए केवल विरोध का आभास हो रहा है, अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम में डूबने की वजह से वो उसका मन जो है वो उज्जवल हो रहा है या पवित्र हो रहा है। ठीक है ना। तो वास्तविक विरोध न करते हुए केवल विरोध का आभास होना, ठीक है, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। जहां पर वास्तविक विरोध न हो, केवल विरोध का क्या हो, आभास हो, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। अब अगला हम देखते हैं तो वो है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, ठीक है। रूपक अलंकार किसे कहते हैं कि जब उपमेय में उपमान को अभेद रूप से, किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं किया जाता है मगर अभेद रूप से उसे दर्शा दिया जाता है। उपमान और उपमेय में अभेद रूप मतलब उनमें किसी भी प्रकार का विभेद जो है वो नहीं किया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे कि जब उपमेय में, जब उपमेय में उपमान, जब उपमेय में उपमान को अभेद रूप में दर्शाया जाता है, जब उपमेय में उपमान को अभेद अर्थात बिना किसी भेद किए दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है, ठीक है। जब उपमेय में उपमान को अभेद दर्शाया जाता है, अर्थात कोई भेद नहीं किया जाता है, अभेद रूप में दर्शाया जाता है, वहां पर वहां क्या होता है, रूपक अलंकार होता है, वहां रूपक अलंकार होता है, ठीक है। जब उपमेय में उपमान को अभेद दर्शाया जाता है, किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें उपमेय, इसमें उपमेय में उपमान, इसमें उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है, आरोप किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, इसमें उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है। उपमेय क्या है, जिसकी विशेषता, और उपमान है जिससे विशेषता, जिसकी विशेषता की जाए और जिससे विशेषता की जाती है। जैसे जैसे चरण सरोज पखारन लगा, चरण सरोज पखारन लगा, ठीक है, कि
चरण सरोज, कमल रूपी जो सरोज है, कमल रूपी जो चरण है, उस चरण को पखारन होता है फैलाने लग गया है। तो इसमें उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है। उपमेय जो है उसमें उपमान का आरोप व्यक्त कर दिया जाता है। जैसे कि बीती विभावरी जागरी, ठीक है, बीती विभावरी जागरी, कि विभावरी बीत चुकी है, रात्रि जो है वो बीत चुकी है, जागरी अब जाग जाओ, ठीक है। जैसे चरण सरोज पखारन लगा, कमल रूपी जो चरण है उस चरण को फैलाने लग गए हैं। और बीती विभावरी जागरी, कि विभावरी जो है, रात्रि जो है वो व्यतीत हो चुकी है, अब जाग जाओ। तो जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, और जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का केवल आभास किया जाता है, विरोध का हमें केवल आभास होता है, वहाँ पर विरोधाभास होता है। और जहाँ दोनों में उपमेय और उपमान को अभेद दर्शाया जाता है, किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाता है, और जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप सिद्ध कर दिया जाता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, ठीक है। चरण सरोज पखारन लगा और बीती विभावरी जागरी इसके उदाहरण है। तो इन दोनों को आप अच्छी तरीके से याद करोगे और अपनी जो नोटबुक है उसमें इसको लिखोगे, ठीक है। इनको उधार लीजिएगा। हाँ, लिख लिया होगा। अब अपना अगला उदाहरण जो है, अपना अलंकार, अगला अलंकार जो है वो है उदाहरण अलंकार, ठीक है। अगला अलंकार उदाहरण अलंकार, उदाहरण अलंकार। अब जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, उदाहरण अलंकार, उदाहरण देकर दूसरा उदाहरण जो है, एक के बदले दूसरा कोई उदाहरण देकर या दूसरा कोई कथन कहकर उसको स्पष्ट करना, ठीक है। एक बात कहकर, सीधी सी बात क्या होगा, क्या हो जाएगा इसका, कि एक बात कहकर उसकी पुष्टि हेतु दूसरा कथन कहना। उदाहरण वही है, किसी एक चीज अगर समझ न आए तो उसके लिए उसी से संबंधित कोई दूसरा कथन कहकर किसी को समझाना उदाहरण अलंकार है। जैसे कि परिभाषा के रूप में हम लिखेंगे कि एक बात कहकर उसकी पुष्टि करने के लिए, उसकी पुष्टि हेतु एक बात कहकर उसकी पुष्टि हेतु, एक बात कह दी जाती है लेकिन उसकी पुष्टि करने के लिए, एक बात कहकर उसकी पुष्टि करने के लिए किसी दूसरे कथन को दूसरा कथन कहा जाए। पुष्टि हेतु जब दूसरा कथन कहा जाए, जब दूसरा कथन कहा जाए वहां उदाहरण अलंकार होता है, ठीक है ना। उदाहरण अलंकार होता है मतलब किसी कोई भी एक कथन से अगर संतुष्ट न हो तो उसी से संबंधित किसी दूसरे कथन को कहकर उसे स्पष्ट कर दिया जाता है, उस बात को स्पष्ट कर देना उदाहरण अलंकार कहलाता है। इसमें एक बात का इसमें ध्यान रखोगे कि ये जो अलंकार है, इस अलंकार में अर्थात इस अलंकार में इसमें क्या होता है, इस अलंकार में ज्यों जिमी जैसे यथा, इसमें
ज्यों जिमी जैसे, ज्यों जिमी जैसे, यथा आदिवाचक शब्द जो है, यथा जैसे, यथा आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। कि जो भी वाक्य आएगा उस वाक्य में ज्यों जिमी जैसे यथा आदि जो वाचक शब्द हैं उन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें, जो पावे अति उच्च पद, जो पावे, जो पावे अति उच्च पद, अति उच्च पद, जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान, ताको पतन निदान, जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान, जो तपि तपि मध्याह्न, जो तपि तपि, तपि तपि, जो तपि तपि मध्याह्न, मध्याह्न, जो तपि तपि मध्याह्न लो अस्त होत भान, जो तपि तपि मध्याह्न लो अस्त होत है भान, अस्त होत है भान। ठीक है, देखो, जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान, कि जो उच्च अत्यधिक उच्च पद को प्राप्त करता है, ऊंचे पद को प्राप्त करता है, ताको पतन निदान, निदान होता है कारण। ठीक है, ज्यों तपि तपि मध्याह्न लो अस्त होत भान, कि जैसे मध्य में, अर्थात मध्य में सूर्य जब होता है तो वो तपि तपि तपता है, अत्यधिक गर्मी देता है, अस्त होत बान, और जैसे जैसे वो डूबता जाता है, जैसे जैसे वो डूबता जाता है, वो अपनी गर्मी जो है वो वापस ले जाता, अपने साथ ले जाता है। तो जो शब्द है वाचक शब्द है, इस वाचक शब्द के प्रयोग का इसमें, वाचक शब्द जो है उस वाचक शब्द का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो कौन कौन से, जो जिमी जैसे यथा आदि वाचक शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो एक बात कहकर उसकी पुष्टि हेतु जब दूसरा कथन कहा जाता है वहाँ उदाहरणालंकार होता है। इसमें जो जिमी जैसे यथा आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के रूप में, जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान, जो तपि तपि मध्याह्न लौ अस्त होत भान। ठीक है, अब ये जो है इनको अलंकार जो है आपके यहाँ समाप्त होते हैं। ठीक है, अब इन अलंकारों को अपनी जो नोटबुक है उसमें अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा और इनको याद कीजिएगा, क्योंकि अलंकार जो है वो आपके यहीं समाप्त होते हैं। और इनको अच्छी तरीके से याद कीजिएगा, अपनी नोटबुक जो है उस नोटबुक में उतार लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो है यहीं
समाप्त होते हैं। अब अपना अगला टॉपिक जो है वो शुरू करेंगे, तब तक आप इसे अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा, ठीक है। हाँ, अब अपना अगला टॉपिक है निविदा। तो निविदा किसे कहते हैं, ये प्रश्न जो है पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि अब की बार क्या है कि सिलेबस जो है चेंज कर दिया गया है। चेंज करने की वजह से निविदा जो है प्रश्न इतना पूछा जा सकता है कि निविदा किसे कहते हैं। तो कोई भी अपना राजकीय कार्यालय हो या गैर सरकारी कार्यालय हो, उस कार्यालय में कोई भी सामान आपूर्ति के लिए उसकी मरम्मत के लिए जो भी सूचनाएं अखबारों में प्रेषित की जाती है वो निविदा कहलाती है। चाहे तो सरकारी कार्यालय हो या गैर सरकारी कार्यालय हो, उन गैर सरकारी कार्यालयों में किसी भी सामान की आपूर्ति के लिए, उनकी मरम्मत के लिए, ठीक है, आदि कार्य जो है निर्माण, मरम्मत, आपूर्ति के लिए जो भी सूचनाएं अखबारों के द्वारा आम लोगों को तक पहुंचाई जाती है वो निविदा कहलाती है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले कि हम निविदा किसे कहते हैं। निविदा की सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि सरकारी कार्यालय अथवा गैर सरकारी कार्यालयों सरकारी कार्यालयों अथवा गैर सरकारी कार्यालय, चाहे तो सरकारी कार्यालय हो या गैर सरकारी प्रतिष्ठानों या कार्यालयों द्वारा क्या है, सामान आपूर्ति, ठीक है, मरम्मत, सामान आपूर्ति, मरम्मत, निर्माण, आदि अन्य कार्यों की सूचना किसके माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से किनको, आमजन लोगों को, आमजन जो होती है उन आमजन लोगों को कार्यों की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से आमजन को सरकारी कार्यालयों अथवा गैर सरकारी कार्यालयों द्वारा सामान आपूर्ति, मरम्मत, निर्माण आदि अन्य कार्यों की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से आमजन को दी जाती है, निविदा कहलाती है, ठीक है। आमजन लोगों को किसी भी प्रकार की सूचना समाचार पत्र के माध्यम से, चाहे वो सामान की आपूर्ति हो, उसकी मरम्मत हो, उसका निर्माण कार्य हो, उससे संबंधित सूचना जब समाचार पत्र के माध्यम से आमजन लोगों को या जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनको दी जाती है, वहाँ पर वो निविदा कहलाती है, ठीक है। अब है कि निविदा का जो प्रारूप है वो क्या है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि निविदा का प्रारूप, निविदा का प्रारूप। अब निविदा दो स्थिति में निकाली जाती है, एक तो होती है केंद्र के द्वारा और एक होती है राजस्थान सरकार द्वारा। मतलब प्रत्येक राज्य द्वारा और केंद्र द्वारा जो निविदाएं हैं वो निकाली जाती है। अगर केंद्र के द्वारा निविदा निकाली जाएगी तो हमें सबसे पहले ऊपर क्या लिखना होगा, केंद्र, ठीक है। अगर
राजस्थान सरकार द्वारा कोई भी निकाली जाती है तो सबसे पहले हमें लिखना होगा यहाँ पर राजस्थान सरकार। ठीक है, उसके बाद इससे नीचे हमें क्या लिखना होगा, कार्यालय। कार्यालय कौन सा, जिस कार्यालय से निविदा निकाली गई है उसका नाम लिखना है। यहां पर क्या लिखेंगे, जिस कार्यालय से निविदा निकाली गई है, जिस कार्यालय से निविदा निकाली गई है, निकाली गई है उसका नाम लिखना है, निकाली गई है उसका नाम। ठीक है, जो भी संस्था है जिस कार्यालय से निविदा निकाली जाती है उसका हमें नाम लिखना है। ठीक है, उसके पश्चात इसी के नीचे कार्यालय जो है, कार्यालय के नीचे यहां लिखना है हमें क्रमांक। क्रमांक में वही है जो कार्यालय पत्र में हमने बताया था। कार्यालय पत्र में जो मैंने बताया था वही क्रमांक यहां लिखना है, चाहे तो क्रमांक लिख दोगे चाहे पत्रांक, दोनों में से कोई भी एक लिखोगे। जहां से पत्र भेजा जा रहा है उस संस्था का नाम लिखोगे। ठीक है, भेजने वाले का नाम, पत्र भेजने वाले का नाम, भेजने वाले का नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जहां पर यह संस्था स्थापित है उस गांव या शहर का नाम लिखेंगे, शहर का नाम। उसके बाद जो संख्या है वो संख्या लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे हम 70। ठीक है, और इसके बाद इसी के आगे पत्रांक जो है उस पत्रांक के आगे हमें क्या करना है, दिनांक लिखना है। जो भी पत्रांक है, जो भी हम पत्रांक लिखेंगे या क्रमांक लिखेंगे उसके आगे हमें दिनांक लिखना है। अब इसके नीचे हमें क्या करना है, इसके नीचे हमें लिखना है निविदा सूचना क्रमांक, निविदा सूचना क्रमांक। मतलब जो भी निविदा सूचना क्रमांक है, कब निकाली गई है, कितनी निकाली गई है, कितनी इससे पहले निकाली जा चुकी है, उसका क्रमांक हमें लिखना है। जैसे कि मान लो सूचना क्रमांक अपनी है 12 और कौन से सत्र में निकाली गई है, 2020 और 2021, यह हमें लगा देनी है। यहाँ पर कोई भी क्रमांक अपने अनुसार लगा सकते हो, 12 लगा सकते हो, 15 लगा सकते हो, 50 लगा सकते हो, कोई भी। ठीक है, उसके बाद जहां से ये निकाली गई है, जिस सरकार द्वारा निकाली गई है, जैसे राजस्थान सरकार है, राजस्थान सरकार। अब राजस्थान सरकार के मुखिया कौन है, राज्यपाल है, राज्यपाल द्वारा, राजस्थान सरकार के राज्यपाल द्वारा। अगर केंद्र सरकार द्वारा निकाली जाती तो केंद्र सरकार के राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, राजस्थान सरकार के राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल की ओर से निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्यालय में ये जो निविदाएं हैं वो निकाली गई है। निम्नलिखित सामग्री के लिए आपूर्ति हेतु निविदा निकाली गई है, वो चीज हमें यहां लिखनी है। क्या कि राजस्थान सरकार के राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित सामग्री जो है वो निकाली, निविदा सामग्री के लिए मोहरबंद निविदाएं जो है वो निकाली गई है। ठीक है, उसके पश्चात इसके नीचे जो पत्र प्राप्ति है, उस पत्र प्राप्ति की जो दिनांक है वो निकालनी है, प्रपत्र प्राप्ति की दिनांक। ठीक है, जो प्रपत्र जो है वो कब प्राप्त हुआ है उसकी दिनांक हमें देनी है। उसके बाद निविदा प्रेषण, इसी के नीचे निविदा प्रेषण दिनांक हमें देनी है, निविदा प्रेषण दिनांक है वो हमें देनी है। कोई भी दे सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। पत्र प्राप्ति की दिनांक अगर पेपर में हो तो उसके अनुसार देनी है, अगर नहीं हो तो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी निविदा प्रेषण प्राप्ति की और पत्र प्राप्ति की दिनांक कोई भी दी जा सकती है। उसके बाद निविदा खोलना, निविदा खोलना। अब इन दोनों के मध्य जो है कम से कम 1 माह का अंतर होना जरूरी है। ठीक है,
1 माह का अंतर इन दोनों के बीच, और इसके बीच 2 या 3 दिन, 2 या 3 दिन, ठीक है। और इसके बाद में जो आपूर्ति की जाने वाली इसका परफॉर्मा जो है बाकी है, उसके बाद आपूर्ति की जाने वाली जो सामग्री है उसका विवरण हमें करना है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, इन चीज़ों को आप उतार लीजिएगा। उसके पश्चात इसकी आगे की जो प्रक्रिया है, जो भी बाकी रही है, वो अगली क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको अच्छी तरीके उतार लेकर पढ़िएगा और घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। नमस्कार।